हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन जैसे ही $90,000 पे आता है या उसको टेस्ट करता है, दिल की धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। एक उम्मीद बनती है, 93 $94,000 पे जाता है कि यार $1,00,000 को छुएगा, और रातों रात ही कहानी जो है पलट जाती है और बिटकॉइन वही $90,000 पे पिछले कुछ दिनों से, आप कह लीजिए पिछले कुछ हफ्तों से हमें यहाँ लगातार परेशान कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बिटकॉइन के लिए मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल जो आप सब हमसे पूछते हो, और ये मैं भी मानता हूँ कि एक क्रूशियल सपोर्ट पे इस टाइम पे बिटकॉइन है। अगर ये यहाँ नहीं मेंटेन कर पाएगा, और हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ टिकना चाहिए, अगर यहाँ नहीं टिक पाएगा, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन किस लेवल तक जा सकता है अगर ये बेयर मार्केट के अंदर हम एक्चुअल में जा चुके हैं। तो फिलहाल तो उसकी कंफर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इस टाइम पे जो मिल रही है, इसको यहाँ पे हमने क्लोजली वॉच करना है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो आप कह लीजिए कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या $15,000 पे आ जाएगा, क्या ये $50,000 पे आएगा, क्या 75,000, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट लॉजिक और रीज़न निकल के आते हैं। तो उसमें से ही एक, क्योंकि यहाँ पे अगर बिटकॉइन के चार्ट को देखते हो, थोड़ा डाटा को एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे एक क्रूशियल सपोर्ट पे बिटकॉइन इस टाइम पे है, और वो हमें भी पता है। और आप देखो, इसीलिए कोशिश कर रहा है या जद्दोजहद कर रहा है बिटकॉइन यहाँ पे 86, 87, $88,000 के ऊपर, $90,000 के ऊपर यहाँ टिकने की। लेकिन अगर इसको लूज करता है तो यहाँ पर आप कह लीजिए कि एक बेयर मार्केट या कुछ महीनों के लिए हम एक पैनिक जोन के अंदर जाते देखने को मिल सकते हैं, अगर पीछे के डेटा या पीछे के चार्ट को हम कंपेयर करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग बेयर मार्केट चिल्लाने लगे हैं, बोलने लगे हैं। तो यहाँ पे उसका एनालिसिस भी करके कि भैया बुरे हालात होंगे तो कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग के डाटा को देखते हैं तो वो एवरेज आती है 70 से $80,000। लेकिन यहाँ पे अगर सपोर्ट को देखते हैं, क्रूशियल जब भी बिटकॉइन में ऐसे पैनिक आए हैं, एक बेयर जोन के अंदर गए हैं, तो माइनिंग जो होती है एवरेज, उससे भी नीचे बिटकॉइन प्राइस कुछ टाइम के लिए फिसल जाता है। तो वो कौन सा लेवल हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछने लगे हैं कि बुरे हालात के अंदर। लेकिन दुख बिटकॉइन को लेके नहीं है, दुख है ऑल्ट कॉइन्स को लेके, कि अगर बिटकॉइन यहाँ तक फिसल गया तो इन ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा। क्या 2022 2023 वाले हाल हो जाएंगे, और उस हाल क्या होंगे, उससे तो बुरे हाल हम ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देख ही रहे हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं आपके, और उम्मीद करता हूँ ये जो चार्ट, ये जो डाटा और सब कुछ जो चल रहा है, कल जो मार्केट के अंदर प्रेशर क्यों देखने को मिला, फेड के इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद में भी हम यहाँ इतना प्रेशर या पैनिक के अंदर क्यों है, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर टेक्निकली इस टाइम पे थोड़ा रोल प्ले और मैनिपुलेशन यहाँ ज़्यादा हावी होते देखने को मिल रही है। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। सिचुएशन कैसी भी हो दोस्तों, हम तो यहाँ बने हुए हैं और आपको अप टू डेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 भी जाने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है क्रिप्टो करेंसी वालों की यहाँ पे जो है परेशानी ख़त्म होते नहीं देखने को मिल रही है। एक स्पाइक भी देखने को मिल सकता है, और उसके बारे में भी बात करूंगा। तो बहुत कुछ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। लेकिन यहां पर सबसे पहले इमीडिएट बात करते हैं कि ये मार्केट के अंदर प्रेशर और पैनिक क्यों देखने को मिल रहा है। उसके पीछे देखो, यूएसए के अंदर फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किया। उसके बाद अगर आप देखते हो, यूएसए की मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, S&P 500 ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन 2 दिन के बाद में टेक की जो कंपनीज हैं, उनकी सेलिंग प्रेशर या उसके अंदर प्रेशर की वजह से एक बड़ा क्रैश देखने को मिला, और 1.5% का S&P 500 के अंदर क्रैश। उसके पीछे एक तो ये बोल सकते हो कि यार ऑल टाइम हाई पे है या नया ब्रेकआउट कर रही है, तो लोगों ने सेलिंग यहाँ करी होगी। और आप एक बात समझ लीजिए कि फेड के इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद में, मार्केट के इतने हाइप होने के बाद में, ऑलमोस्ट 1.5% का यहाँ पे जो इंडाइसिस का टूटना, इंडेक्स का टूटना, S&P 500 का टूटना, उसने कहीं ना कहीं पैनिक का काम किया बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, और इसी वजह से हमें एक बड़ा क्रैश कल रात को भी देखने को मिला। लेकिन वही गाना याद आता है, अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने की। लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसे बार बहुत सारे हमने पैनिक देखे हैं।
लेकिन मुद्दा ये है कि बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं तो क्या हम यहाँ पर सस्टेन कर पाएंगे, क्या बिटकॉइन यहाँ मेंटेन कर पाएगा। और अगर ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप देखोगे 85 से 83 आपके लिए $90,000 जो हमने पहले भी आपको शेयर किया था, ये सपोर्ट मिल रही है, अगर इसको लूज़ करता है क्या ये $50,000 $55,000 तक आता देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ के लिए आपको तैयार होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जब शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइंस पे स्टॉप लॉस के साथ में देखो, अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो आपको सारी चीज़ें बुरे से बुरी सिचुएशन और अच्छे से अच्छी सिचुएशन आपको उसी चार्ट के अंदर मैं दिखाऊंगा कि बुरे हालात के अंदर क्या हो सकता है और अच्छे हालात के अंदर हम क्या देख सकते हैं। ये सारी बात उस चार्ट में आप आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे 2-3 सवाल हैं। एक आम आदमी के नज़रिए से देखता हूं मैं, इंस्टीट्यूशन और बैंक के नज़रिए से नहीं पूछ रहा हूं आपसे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको पता हो कि यार बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट का कोई फ्यूचर नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप किसी को बताएंगे, और मान लो आपके ऊपर एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो आप क्या यहां पे बता पाएंगे अगर आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर ना लगता हो? आप में से ज़्यादातर लोग बोलोगे मुझे तो लगता नहीं है तो मैं तो नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर ब्राज़ील का एक नया अपडेट निकल के आया, बैंक है जो यहाँ पर अपने क्लाइंट्स को 3% पोर्टफोलियो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में रखने को बोल रहा है। ये अकेला नहीं है, यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, 4% अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन और क्रिप्टो को होल्ड करने की बात कर रहे हैं और उनके एडवाइज़र एग्रेसिवली इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिप्टो के लिए अगर अर्जेंटीना की बात करते हैं तो यहाँ पर क्रिप्टो के बैंक के थ्रू लेना देना 2026 में वो चालू करने वाले हैं। ऐसे कितने ही जो है एग्जाम्पल्स हैं जो हमें देखने को पिछले 1 साल के अंदर मिले हैं। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि इस शॉर्ट टर्म को देखता हूँ तो लगता है कि यार कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर नहीं है तो पब्लिक कंपनीज की बात करते हैं, वो आज भी हज़ारों बिटकॉइन क्यों यहाँ पे बाय कर रहे हैं। और यहाँ पे बिटकॉइन के ETF जो सबसे बड़े दुश्मन लग रहे हैं इस टाइम पे कि यार इनकी सेलिंग की वजह से, और हमें लगा कि कल भी ETF ने सेलिंग करी होगी, लेकिन कल ETF की तरफ से कोई सेलिंग नहीं आई है, बल्कि वहाँ पे बाइंग देखने को मिली और ब्लैक रॉक की तरफ से भी यहाँ पे हमें इनफ्लो पॉजिटिव देखने को मिला। तो आप कह लीजिए कि उनकी तरफ से भी कोई इशू फिलहाल यहाँ नहीं है। तो यानी कि आप कह लीजिए कि बिटकॉइन के ETF के अंदर पिछले 3 दिन से, खासकर ब्लैक रॉक की बात करते हैं तो लगातार यहाँ बाइंग होते देखने को मिल रही है। और उसके बाद में भी मार्केट के अंदर ये क्रैश, तो क्या आपको नहीं लगता कि बिग प्लेयर्स यहाँ खेल कर रहे हैं, या आप कह लीजिए कि जो कहते हैं ना कि मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या बड़े लोगों की एंट्री कराने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बिटमाइन की बात करते हैं, भैया वो तो इथेरियम के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं हज़ारों। ये एक्सचेंजेस का गंदा गेम है, हमें पता ही है, बड़े लोगों का गंदा गेम है, हमें पता ही है कि भैया मैनिपुलेट करो, डंप करो और फिर मार्केट को ऊपर कर दो, और हज़ारों लाखों लोग जो हैं इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग में फंसते हैं। लेकिन नाम निकल के आते हैं, क्या पब्लिक कंपनीज़ हों, क्या माइक्रो स्ट्रेटजी हो, क्या यहाँ पे ब्लैक रॉक हो, क्या यहाँ पे बिटमाइन हो, ये लगातार बिटकॉइन और इथेरियम के पीछे क्यों टूट के पड़े हुए हैं? अभी भी पॉजिटिव बाइंग हो रही है। तो मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूशंस बैंक यहाँ पे लोगों को, कस्टमर्स को अपने बता रहे हैं, यहाँ पे लगातार बाइंग भी देखने को मिलती है, ऑन चेन डाटा भी कितना निकल के आया। तो इसके बाद में भी मैं क्यों परेशान हूँ? तो ये एक बड़ा सवाल है, और वो उसका जवाब यही है कि अगर आपको यहाँ पे एसेट के लिए देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है। और शॉर्ट टर्म में हो तो आपको पता ही है कि फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, हाई लेवरेज को अवॉइड करना है, और शॉर्ट टर्म में लाइंस पे यहाँ देखना है कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। सिंपल से बेसिक चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं 5-10 पर, बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं आज की डेट में, और लाजमी है यार, किसी का भी पोर्टफोलियो लाल होगा, 50, 60, 70% डाउन होगा तो वो क्यों यहाँ पर खुश होगा? कोई रीज़न है, कोई लॉजिक है? नहीं। लेकिन यहाँ पर उनमें से ज़्यादातर लोग जिन्होंने सही से प्लानिंग करी है, जिन्होंने 50% बिटकॉइन के अंदर रखा हुआ है, 25% इथेरियम में रखा हुआ है, बाकी कुछ और कॉइन्स के अंदर रखे हुए हैं, वो फिर भी अभी ठंडे होंगे, अपना सब्र बना के रखे होंगे। मुद्दा हमारे साथ कुछ और है,
और वो आप भली भांति जानते हो कि हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स ही भरे पड़े हैं, और ऐसे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जिनको दूरबीन से भी ढूंढोगे तो शायद अब वो पोर्टफोलियो के अंदर ऐसा लग रहा है कि भैया हमारा इतना बुरा हालत कर दी है कि यार अब ऐसा लगता है कि कभी रिकवरी नहीं होगी। तो इसमें कहीं ना कहीं हम अपने आप की भी तो गलती ढूंढनी चाहिए ना। अब यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए? ठंडे दिमाग से एक पॉज लेके इस बारे में सोचो और रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करो। ये छोटा सा काम आपको अब ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर बहुत कुछ फ्यूचर में होगा नहीं होगा, लेकिन ये जो झटके आते हैं ये हमें बताते हैं कि भैया यहाँ पर अब ठहर जा और अच्छे से अभी समझने की कोशिश कर। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं चार्ट्स को देखता हूँ तो क्या निकल के आ रहा है? एक इंटरेस्टिंग चार्ट निकल के आया और उसके अंदर सिंपल से बेसिक चीज़ें हैं। उसमें देखो, जब आपको बेयर मार्केट की बात करते हो, बुल मार्केट की बात करते हो, तो फिर आप 15 मिनट के, आधे घंटे के, एक दिन के चार्ट को नहीं देखते हो यूजुअली। फिर आप देखते हो हफ्ते भर के और यहाँ पे महीने भर के चार्ट को। आपको लग रहा है ना ये 87,000 डॉलर्स पे क्यों अटका हुआ है या 90,000 डॉलर के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश क्यों कर रहा है? उसके पीछे एक दो रीज़न है। एक तो अगर आप 2024 से ट्रेंड लाइन को देखते हो तो वहाँ पे एक सपोर्ट मिल रही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 100 वीक मूविंग एवरेज किसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है, जो ये वाइट लाइन दिख रही है। लेकिन आज का जो चार्ट है वो इन दोनों से अलग है। अगर बुरे हालात होते हैं तो कहाँ तक बिटकॉइन का पेन प्राइस होता है हिस्टोरिकली देखते हैं। हिस्ट्री तो अभी फ़िलहाल काम करते नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों की तमन्ना है कि 50,000 डॉलर की मैं बात करूं तो उनके लिए कि बुरे हालात में हम इस लेवल तक देख सकते हैं। अब उसके अंदर क्या निकल के आता है? क्या है आप 2017-18 ले लो, क्या है आप एग्जैक्टली चलो मैं चार्ट पढ़ के ही आपको बता देता हूँ या देख के बता देता हूँ ताकि आपके लिए और अच्छा रहे। तो यहाँ पे मेरे पास जो चार्ट है ना वो आज थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। 2014-15 में ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना वो है 21 मंथ मूविंग एवरेज और ग्रीन लाइन है वो है 50 मंथ मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये दोनों को थोड़ा क्लोजली ध्यान रखिएगा। अभी जो चार्ट शेयर कर रहा हूं उसके अंदर क्या है, 2014-15 के बीच में जब इसने यहाँ इसको एक सपोर्ट मिली, लेकिन जब इसने इसको ब्रेक डाउन किया तो हमने एक क्रैश देखा। कुछ महीनों के अंदर बिटकॉइन की हालत खराब हुई और वो जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है वो एक सपोर्ट निकल के आई। लेकिन जब इसको इसने ब्रेकआउट किया तो हमने 2018-17 में एक नया ऑल टाइम हाई देखा। लेकिन फिर 2018-19 में जब इसने इसको ब्रेक डाउन किया उसके बाद, क्योंकि यही इसलिए मैं बोलता आ रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे फिलहाल ये जो ब्लू लाइन है ये कहीं ना कहीं हमारी इस टाइम पे लाइफ लाइन बनी हुई है और आप कह लीजिए इसी के ऊपर ये टिकने की कोशिश कर रहा है हमारा जो बिटकॉइन का प्राइस है। लेकिन 2017-18 में जब इसने 18-19 में जब इसने ब्रेकडाउन किया तो ये क्रैश किया, और क्रैश भी अच्छे क्रैश होते हैं। मतलब इस सपोर्ट को लूज करने के बाद भी हम एक बड़ा क्रैश देखते हैं कुछ आने वाले महीनों के अंदर। अब उसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6,000 से 3,500 डॉलर के आसपास बिटकॉइन आ गया था और वैसा ही कुछ कुछ इसको बार बार सपोर्ट मिली। कोरोना का टाइम आया फिर हमने स्पाइक देखी। लेकिन 2020 अगर 22-23 में देखते हैं, लेकिन जब इसने इसको ब्रेकआउट किया तो फिर हमने नया ऑल टाइम हाई देखा। लेकिन यहाँ पर अभी देखते हैं 2022-23 की बात करते हैं तो फिर इसने जो ये सर्कल दिख रहे हैं ना येलो, उसको नोटिस कीजिएगा, ब्रेकडाउन किया और उसके बाद हमने 50 डे मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट लूज कर दी थी। ऐसा पहली बार बिटकॉइन के अंदर हुआ था और हम सीधा 15,000 डॉलर पे चले गए थे। लेकिन टेक्निकली देखते हैं तो 25,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन वही है, ETF का खेल सुनने में आने लगा था, सारी चीज़ें आने लगी थी तो मैनिपुलेशन ज़्यादा हावी होने लगी थी। अब क्या सिचुएशन है कि यही डर, यही खतरा इस टाइम पे हमारे ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि आप देखोगे 21 मंथ मूविंग एवरेज की बात करते हैं, ये फिलहाल इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ टिकने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ टिक जाता है तो सही है, नहीं टिकता है तो अगर मैं बेस पॉइंट भी लेके चलता हूँ कि चलो यार 2022-23 में तो एक बुरे हालात हो गए थे तो नीचे फिसल गया उसके, लेकिन अगर यहाँ से बुरे हालात में टिकता है तो ये ग्रीन लाइन को आपको फोकस करना है जो कि लगभग आती है 55,000 से 60,000 डॉलर्स के बीच में, जो 50 मंथ मूविंग एवरेज है। तो मैक्सिमम पेन प्राइस बिटकॉइन का ये लेवल होता है। अब
हमने ये बात कर ली है जब हम एक सपोर्ट को टेस्ट करते हैं और उसके बाद लूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ महीनों तक यहाँ पे टिकने की भी कोशिश करता है और फड़फड़ा के एक बार ऊपर जाने का भी मूव लेता है। अगर ऐसा होता है तो क्या, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली देखते हैं तो 1,10,000 के आसपास कहीं ना कहीं वो एक यहाँ पे कह लीजिए एक एग्जिट पॉइंट या एक रेजिस्टेंस पॉइंट निकल के आता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो उस लेवल के ऊपर फोकस कर सकते हो। बुरे हालात में 55 से 60,000 डॉलर, और अगर यहाँ से मार्केट मूव करती है और ये 21 मंथ मूविंग एवरेज की सपोर्ट को ये झेल पाता है या यहाँ मिल पाती है और यहाँ से जो है रिवर्सल देखने को मिलता है, तो फिर बिटकॉइन 1,06,000 से 1,10,000 डॉलर पे इमीडिएट सपोर्ट मिलती है। भाई लोग लाइक नहीं करेंगे, देखो अपने आप ही स्क्रीन बोलने लगी, आप सब लाइक नहीं कर रहे हो। हम बुरे हालात की भी बात करेंगे, हम अच्छे हालात की भी। अब इसी के अंदर एक और चार्ट है, यहाँ पे हर बार हमने एक पैराबोलिक मूव किया। क्या है, हम बात करते हैं 2013-14 के अंदर, क्या है हम बात करते हैं 2016-17 के अंदर, क्या है हम बात करते हैं 2020-21 के अंदर, वो पैराबोलिक मूव इस अभी तक 21 डे मूविंग एवरेज, 21 मंथ मूविंग एवरेज के बाद में, ब्रेकआउट के बाद में नहीं देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर क्या अब वो देखने को मिलेगा? अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर बिटकॉइन 1.5 लाख 1,60,000 डॉलर भी जाता देखने को मिल सकता है। जेपी मॉर्गन हो, बहुत सारे और लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी फरवरी, क्योंकि यहाँ पे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जब आप लोग चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि ये 3 महीने से हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि भैया एक बुल रन आएगा और एक बड़ा खेल होगा, जिसको इन्होंने इनवैलिड कर दिया। अब हर कोई सोच रहा है कि 4 साल बाद कहानी होगी। तो यहाँ पे क्या सीजी हों, बहुत सारे लोग हों, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सुपर जो है साइकिल या आपके लिए सुपर ईयर देखने को मिल सकता है 2026। जेपी मॉर्गन 1,70,000 डॉलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम तो अभी भी 1,50,000 1,60,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें वो एक पैराबोलिक मूव अभी भी ड्यू लगता है। अगर यहाँ सपोर्ट मिल पाई, क्योंकि एक पैराबोलिक मूव, एक बड़े मूव के पहले हम बिटकॉइन को बेयर मार्केट के अंदर या जो 50,000 डॉलर की बात कर रहे हैं यहाँ नहीं आते देखने को मिलना चाहिए। तो आपको बारीकली नज़र रखनी है ये 21 मंथ मूवी एवरेज पे फिलहाल के लिए। अगर यहाँ ये नहीं टिक पाता है तो भैया आपने पता है कि ये 50,000 55 से 60,000 डॉलर जाने का भी पोटेंशियल रखता है। अब उसके बीच में वो भी लेकिन कुछ हफ्तों कुछ महीनों के लिए रह सकता है वहाँ पर, लेकिन उसके बाद जब रिवर्सल देखते हैं तो एक नया ऑल टाइम हाई। तो हमने एक और लॉजिक भी समझना है कि पहले वाले टाइम पे ये बड़े बड़े लोग जो है इतना बिटकॉइन होल्ड नहीं करते थे। अब देखते हैं तो 10-20% की सप्लाई इन्हीं के कंट्रोल में जा चुकी है। तो क्या ये इस लेवल तक आने देंगे, एक ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो हर चीज़ को देख के चलना है। इस टाइम पे माइनर्स की बात करते हैं, 70 से 80,000 डॉलर फिलहाल एक बिटकॉइन को माइन करने के अंदर लगता है। क्या ये यहाँ पर इससे नीचे जाने देंगे? क्योंकि मार्केट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। तो हर एस्पेक्ट को लेके चलना है। और मैंने बुरे से बुरे हालात में आपको बता दिया कि 55 से 60,000 डॉलर, अब 15,000 डॉलर सोच रहे हो या कुछ भी सोच रहे हो, सोचने को तो कुछ भी सोच लो, सोचने को तो लोग 1 मिलियन डॉलर भी सोच रहे हैं। और कई लोग हम में से ये भी सोच रहे होंगे कि भैया ये तो ख़त्म है, अब कहानी छुट्टी हो गया जो होना था। तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करके चलना है। बुरे हालात के अंदर क्या लेवल है उसको देख के चलना है। और जब तक ये लोगों के पास में इतने लाखों बिटकॉइन हैं तो शॉर्ट टर्म में तो पेन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है कुछ हफ्तों कुछ महीनों के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे आज के लेवल से भी आपको यहाँ पे उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी डिसाइड आपको दोस्तों करना है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में भी बिटकॉइन के प्राइस को देखते हैं तो क्या लग रहा है, बिटकॉइन का प्राइस वही जैसे मैंने बताया ना कि एक रेजिस्टेंस है 93,000 डॉलर्स। अगर आप देखते हो एक चैनल या आप कह लीजिए एक ट्रेंड लाइन की अगर ऑल टाइम हाई से देखते हैं, बॉटम लगातार सपोर्ट मिल रही थी, अब वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है जो कि 94,000 डॉलर्स है। अगर उसके पार जाता है तो फिर ये 98 से 1,02,000 डॉलर, और जैसे मैंने बताया 1,08,000 से 1,10,000 1,06,000 डॉलर वहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट बन सकता है अगर यहाँ ये सपोर्ट मिलती है, अगर आप शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टू मिड टर्म में देख रहे हो। बाकी जिस हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स की हालत खस्ता है तो इस टाइम पे हर कोई सोच रहा होगा यार बिटकॉइन अगर 50,000 55,000 डॉलर आ गया
तो उनकी क्या हालत होगी। इसीलिए स्ट्रेटजीज बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए रिस्क को मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, पोर्टफोलियो को मैनेज करना इसलिए कहते हैं आना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन हो तो यहाँ झेल पाएँ। और हम में से ज़्यादातर लोग इसी नहीं झेल पा रहे हैं क्योंकि ना हमने पोर्टफोलियो मैनेज किया, ना हमने रिस्क मैनेजमेंट किया। 5, 10, 20% का एक्सपोजर नहीं होता तो फिर भी आप संभाल लेते, लेकिन हर कोई लगा हुआ है, कोई किसी से उधार लेके लगा हुआ है, कोई क्रेडिट कार्ड से उधार लेके लगा हुआ है, और फिर आज की डेट में कोई फैमिली वालों से लेके लगा हुआ है, मैं तेरे भी कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। और उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा लोग इसी वजह से यहाँ पे जो लोग परेशान हैं, मार्केट को कोस रहे हैं। और शायद ही कोई वीडियो होगी जिसके अंदर हम ये बात नहीं करते हैं। इसीलिए हम भी परेशान हैं, लेकिन उस लेवल पे परेशान नहीं है कि हम फैमिली भी डिस्टर्ब कर दें और अपनी मेंटल जो है हेल्थ को भी ख़राब कर लें। लेकिन ये टाइम होता है सोचने का, अपने आप को रीस्ट्रक्चर करने का, अपने पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करने का। तो थोड़ा सा इस पे और फोकस कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं बेयर मार्केट वाले जो लोग थे वो जो सोच रहे थे कि भैया क्या होगा, कम से कम उनको तसल्ली मिली होगी ये बात सुन के। बाकी दोस्तों हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, जो भी है साथ मिल के देखेंगे। और यहाँ पे बिटकॉइन के अलावा अगर मैं किसी कॉइन की बात करूंगा तो वो इथेरियम की करूंगा, क्योंकि $3000 के आसपास फिलहाल एक सपोर्ट मिल रही है, एक रेजिस्टेंस मिला और बार बार वो मिल रहा है। उसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि जो फिबोनाची की रेशियो 0.618 या 50 डे मूविंग एवरेज जो कि $3350 $3400 है, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वहाँ आया, वहाँ से नीचे भी रिजेक्ट होकर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलती है तो $2800 से $2900 सपोर्ट है, और यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस वही है, और उसके बाद $3700 और फिर $4000 इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन किसी कॉइन की बात करूं ना करूं, लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम में पोटेंशियल है अपना ऑल टाइम हाई दोबारे से रीगेन करने का या बनाने का। क्योंकि गोल्ड को देखता हूं भैया नए ऑल टाइम हाई की कगार पे है, सिल्वर को देखता हूं तो ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है। और अगर एक्चुअल में देखते हैं, जब भी ग्लोबल सिचुएशन अनसर्टेन होगी तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के अंदर ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए। और इसीलिए हालत ख़राब होने के बाद में भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वो इसको बिटकॉइन को आज भी एक ऑल्टरनेटिव नज़रिए से देखते हैं। तो यानी कि इसके अंदर भी ग्रोथ के पोटेंशियल हैं। बाकी दोस्तों डिसाइड आपको करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो यहाँ पे आपके जो भी इन्फॉर्मेशन डाटा है आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 10 साल में इतना कुछ झेल चुके हैं कि भैया दिल ही पत्थर का हो गया। तो कॉइन्स के साथ दिल मत लगाओ, ज़्यादा इमोशन होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को रीस्ट्रक्चर और पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।